Hello and welcome you all to RS Expedition. This channel has been specifically created for Rajasthan Administrative Services, and I will be providing you with latest current affairs issues and other news related to geopolitics, economy and various other topics as well that would be important for both prelims and mains exam. And subsequently we will be discussing about Rajasthan related current affairs as well, but in separate videos. So in today's video, I will be discussing about a very burning topic, and that is labor laws in India. So let's begin with it. सबसे पहले ये देखते हैं कि लेबर लॉज क्या है इस देश में, और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि वो अभी न्यूज़ में क्यों है, इतना बर्निंग इशू क्यों है, क्या उसके पक्ष में लोग बोल रहे हैं और क्या उसके विपक्ष में लोग जो है बात कर रहे हैं, और कंक्लूजन इसका क्या निकलेगा उस पर भी हम बात करेंगे. सो लेट्स टॉक द फर्स्ट थिंग, लेबर लॉज इन इंडिया. तो अगर हम नंबर्स की बात करें कि लेबर लॉज कितने हैं इस देश में, तो उनका कोई एक सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं दिया हुआ कि इतने ही लेबर लॉज हैं, बट ब्रॉडली वी कैन क्लासीफाई देम इन 4 वेरियस कैटेगरीज. जो यहाँ पे आप चार्ट 1 में देख रहे हैं, ये देखिए चार्ट 1 में जो आप देख रहे हैं टाइप्स ऑफ लेबर लॉज, उसके अंदर 4 कैटेगरीज हैं. कौन कौन सी? जो फर्स्ट कैटेगरी है वो कंडीशन ऑफ वर्क, सेकंड कैटेगरी है वेजेस एंड रिम्यूनरेशन, थर्ड कैटेगरी है सोशल सिक्योरिटी, एंड फोर्थ एंड लास्ट कैटेगरी है एम्प्लॉयमेंट, सिक्योरिटी एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस. आप इसको पहुँच करके एक बार पढ़ सकते हैं. ये मेन 4 जो हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर लॉज के. जैसे कि अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ एक्सप्लेनेशन के लिए, तो कंडीशन ऑफ वर्क, उसके अंदर 3 ये आप जो लॉज हैं इनको आप इंक्लूड कर सकते हैं इनकी नेचर के हिसाब से. पहला है फैक्ट्रीज एक्ट 1948. तो देखिए 1948 में ये लॉज बने हैं, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ, जब देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो इस देश की आज़ादी में बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया. उसमें सैनिक भी थे, उसमें पॉलिटिशियंस भी थे, उसमें किसान भी थे, मजदूर भी थे, महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, वृद्ध भी थे, युवा भी थे. सबका अपना अपना रोल था और सबके अपने अपने आइडियाज़ थे फ्रीडम को लेकर, कि आज़ादी मिलने के बाद हमारे देश में हमारे साथ ऐसा बिहेव होगा या हमारे साथ ऐसा व्यवहार होगा, हम डेवलपमेंट की तरफ इस तरह आगे बढ़ेंगे. तो उन सब के एस्पिरेशंस को, उन सब के लक्ष्यों को जो है इंक्लूड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया था, और उसी कॉन्स्टिट्यूशन में मज़दूरों का और श्रमिकों का भी के राइट्स को भी इंक्लूड किया गया. इसलिए उसी टाइम से ये लॉज हैं एप्लीकेबल थे. तो फैक्ट्रीज़ एक्ट के बारे में अगर हम बात करें, तो फैक्ट्रीज़ एक्ट में देखिए क्या कहता है फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948. इसके अनुसार इट इज़ अबाउट टू इंश्योर सेफ्टी मेजर्स ऑन फैक्ट्री प्रीमिसेस. कि फैक्ट्री प्रीमिसेस है उस पर वहाँ पर फैक्ट्री की जो बाउंड्री है या वहाँ का जो एरिया है, वहाँ पर जो सेफ्टी मेजर्स है वो उनको इंश्योर किया जाए. इसके साथ ही जो वर्कर है उसकी हेल्थ को प्रमोट किया जाए, उसकी वेलफेयर को प्रमोट किया जाए. तो ये एक फैक्ट्रीज़ एक्ट काफ़ी सिंपल एक्ट है, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे बताया. उसके बाद जो एक एक्ट है शॉप्स एंड कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट. तो इसके अकॉर्डिंग देखिए ये जो डील करता है, ये किसके साथ डील करता है? इट एम्स टू रेगुलेट आवर्स ऑफ वर्क, कि एक दिन में और वीक में कितने आवर्स ऑफ वर्क होना चाहिए, उसको ये रेगुलेट करता है. इसके अलावा पेमेंट, ओवर टाइम, वीकली डे ऑफ विथ पे और वेरियस अदर थिंग्स, कि एनुअल लीव क्या हो. और जो एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग पर्सनस हैं, जैसे कि बाल मजदूरी है, तो उसको रोकने वाला कानून भी है ये, वो प्रोहिबिट करता है बाल मजदूरी से. और वुमेन से रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट के लिए भी ये रेगुलेट करता है. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जो 2 एक्ट हैं वो हो गए हैं. उसके अलावा वेजेस एंड रिम्यूनरेशन के बारे में बात करें, तो द मिनिमम वेजेस एक्ट है 1948 का. ये इंश्योर करता है कि किसी भी श्रमिक को एक मिनिमम लिमिट से कम वेजेस ना मिलें. तो ये एक लेबरर के राइट के लिए काफ़ी, उसके अधिकारों के लिए काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है. उसके अलावा पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, कि टाइमली उनकी पेमेंट जो है उन तक पहुँचे, वो भी इंश्योर करते हैं. इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी उन्हें मिले. सोशल सिक्योरिटी में आपका प्रोविडेंट फंड हो गया, कंपनसेशन एक्ट हो गया, स्टेट इंश्योरेंस हो गया. सो ओवरऑल वेरियस एक्ट्स हैं जो कि एक लेबर की डिग्निटी, उसके राइट, उसके जीवन यापन को सुधारने के लिए ये कानून बनाए गए थे. इसके अलावा फोर्थ कैटेगरी है जो हमारी, वह एम्प्लॉयमेंट, सिक्योरिटी एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस. इसमें एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी से रिलेटेड
जो एक्ट हैं, इसके अलावा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हैं कि अगर इंडस्ट्रीज़ में डिस्प्यूट्स हों तो उनको कैसे डील किया जाए, उसके बारे में एक्ट्स हैं। इनमें टाइमली काफ़ी अमेंडमेंट्स भी होते रहते हैं और इस प्रकार ओवरऑल ये लेबरर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो लॉज बनाए गए थे। फिर हम बात करते हैं कि वाई इज़ इट इन न्यूज़, ये चर्चा में क्यों है। तो पिछले ही वीक, अभी कुछ दिनों पहले ही, कुछ गवर्नमेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोविड-19 की एपिडेमिक चल रही है और इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ है वो पूरी तरफ से ठप पड़ी हुई है और इसी वजह से लेबर जो हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं अपने स्टेट्स में, क्योंकि उनके पास काम करने के लिए कोई जॉब नहीं है। इस वजह से उनके पास डेली जो इनकम है उनकी वो बंद हो चुकी है, कोई इनकम सोर्स नहीं है, इसलिए वो पलायन करने पर मजबूर हैं। तो इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए कई गवर्नमेंट्स ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी ये स्टेप्स उठाए हैं जिसके अंतर्गत लेबर लॉज को अमेंड किया गया है या सस्पेंड भी किया गया है कई जगह पर। तो आइए देखते हैं कौन कौन से स्टेट्स में क्या क्या किया गया है। तो द मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंजेस वर अनाउंस्ड बाय 3 बीजेपी रूल्ड स्टेट्स, यूपी, एमपी एंड गुजरात। यूपी ने तो लगभग सारे जो लेबर लॉज हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है एक्सेप्ट 4 लेबर लॉज। वो कौन कौन से 4 हैं वो अपन उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा एमपी और गुजरात ने भी काफ़ी रिलैक्सेशन दिए हैं। इसके अलावा कांग्रेस जो रूल्ड स्टेट्स हैं जैसे राजस्थान और पंजाब, वहाँ पर भी इनमें काफ़ी ढिलाई दी गई है। और इसके अलावा अदर पॉलिटिकल पार्टी जैसे बीजेडी है, बीजेपी उड़ीसा के अंदर बीजेडी की सरकार है, उन्होंने भी लेबर लॉज को जो है अमेंड किया है। इसके अलावा गोवा और महाराष्ट्र में भी ऐसी न्यूज़ आई है और बिहार सरकार भी इस पर काम कर रही है। सबसे ज़्यादा जो बड़े चेंजेस किए हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार ने करे हैं। उन्होंने जो है it summarily suspended the application of almost all labor laws in the state for the next 3 years, मतलब अगले 3 सालों के लिए, मतलब 1000 days, for 1000 days they have completely suspended all the labor laws in उत्तर प्रदेश। सो जैसा कि मैंने कहा कि 4 लॉज हैं जिनको सस्पेंड नहीं किया गया है। तो वो कौन कौन से लॉज हैं आइए देखते हैं। सबसे पहला जो है जिसको सस्पेंड नहीं किया गया है वह सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वर्कर्स। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर इट इज़ देयर ऑब्लिगेशन टू इंश्योर सेफ्टी मेजर्स ऑन फैक्ट्री प्रेमिसेस। तो यहाँ पर जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड जो लॉ है उसको सस्पेंड नहीं किया गया है। इसके अलावा प्रोविजंस रिलेटेड टू एम्प्लॉइंग वुमेन एंड चिल्ड्रन, बच्चों और महिलाओं से संबंधित जो प्रोविज़न है उनसे रिलेटेड लॉज को सस्पेंड नहीं किया गया है। मिनिमम वेजेस एंड पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, जो कि अपन ने तीसरी कैटेगरी में पढ़ा था, माफ़ कीजिएगा दूसरी कैटेगरी में पढ़ा था, वेजेस एंड रिम्यूनरेशन, उनको सस्पेंड नहीं किया गया है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, नो बॉन्डेड लेबर, आर्टिकल 23। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 23 आपको पता है कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। फंडामेंटल राइट्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3, जिसमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट यानी मूलभूत अधिकारों की, मौलिक अधिकारों की बात की जाती है। उसमें आर्टिकल 23 वो बात करता है बंधुआ मजदूरी की, यानी बॉन्डेड लेबर को वो प्रोहिबिट करता है, बंधुआ मजदूरी को रोकता है। तो ये आर्टिकल 23 चूँकि फंडामेंटल राइट है तो इसको किसी भी तरीके से वैसे भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता, इसलिए ये इंटैक्ट है और हमेशा के लिए इंटैक्ट रहेगा। तो ये आप ये ध्यान रखें कि कौन से आर्टिकल में जो है बॉन्डेड लेबर की बात की गई है, को प्रोहिबिट किया गया है, तो आर्टिकल 23 में। तो ये 4 लॉज, जैसा कि मैंने बताया कि ये 4 लॉज हैं, ये सस्पेंड नहीं किए गए हैं किसी भी गवर्नमेंट द्वारा। इसके अलावा बाकी जो लॉज हैं वो अलग अलग स्टेट्स द्वारा अलग अलग उनको मॉडिफाई किया गया है या सस्पेंड किया गया है। अब इसको लेकर कंट्रोवर्सी भी काफ़ी बड़ी हुई है और कंट्रोवर्सीज क्यों है उस पर भी हम बात करेंगे। इसके आर्गूमेंट फेवर में क्या आर्गूमेंट है, इसके अगेंस्ट में क्या आर्गूमेंट है, उन पर भी हम एक बात करेंगे। तो हम पहले देखते हैं कि इसके अगेंस्ट में क्या आर्गूमेंट दिए जा रहे हैं कि यार कि ये जो स्टेप लिया गया है इसके अगेंस्ट में क्या आर्गूमेंट्स हैं। पहला आर्गूमेंट जो दिया जा रहा है वो है कि असॉल्ट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस, की संवैधानिक जो प्रक्रिया है उसका पालन नहीं किया गया है। तो ये आरोप क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि इसलिए आरोप लगाया जा रहा है क्योंकि अभी कोई भी कानून में जो संशोधन है या फिर लॉज को समाप्त किया गया है, ये लेजिस्लेचर का पार्ट है।
लेजिस्लेचर मतलब आपकी विधायिका, कानून बनाने वाली जो निकाय है उसका काम है। और अभी कोई भी लेजिस्लेचर सेशन में नहीं है, मतलब सत्र में नहीं है। उसके बाद भी सरकारों ने अध्यादेश लाकर इन कानूनों को हटाने का काम किया गया है। जबकि ड्यू प्रोसेस ये होनी चाहिए कि उन विधानसभा में या संसद में उन पर बहस हो, व्यापक चर्चा हो, उसके बाद दोनों पक्षों पर वाद विवाद के बाद ही बहुमत से इसको पारित करके इन कानूनों में सुधार किया जाना चाहिए या इनको समाप्त किया जाना चाहिए। लेकिन वो प्रक्रिया का पालन नहीं कर अध्यादेश द्वारा, आपको पता है ऑर्डिनेंस के द्वारा भी कानून बनाए जा सकते हैं, और ऑर्डिनेंस द्वारा बनाए गए कानून जैसे ही लेजिस्लेचर का सेशन स्टार्ट होता है उसके 6 वीक्स के अंदर वहाँ विधानसभा से वो पारित कराना अनिवार्य है, अदरवाइज़ वो लैप्स हो जाता है। तो 6 वीक्स जब भी विधानसभा, विभिन्न राज्यों की विधानसभाएं सत्र में आएंगी, 6 वीक्स के अंदर विधानसभा से वो पारित कराना अनिवार्य है। लेकिन अभी ये बिना इस प्रोसेस से गए सीधे ही अध्यादेश द्वारा, ऑर्डिनेंस द्वारा इसको पारित किया गया है, इसलिए इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस पर ये एक असॉल्ट है। उसके अलावा दूसरा जो आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है वो है कि स्नैचिंग द पावर्स ऑफ लेबरर्स। ये जो सस्पेंड हुए हैं लॉज, उसकी वजह से जो लेबरर्स की पावर्स हैं कि उन्हें एक सेफ एनवायरनमेंट मिलता था वो उनसे छीन लिया जाएगा, और भी उनकी डिग्निटी से रिलेटेड जो भी उनके पास पावर्स थी, जो भी जुडिशियल उनके पास एक पावर थी, लीगल पावर्स थी, वो उनकी अब ख़त्म हो जाएंगी। और जो फैक्ट्री मालिक हैं, जो प्राइवेट फर्म्स हैं, वो अपनी मनमानी करेंगे, अपने हिसाब से वो काम करवाएंगे। उसके अलावा दिस इज़ अगेंस्ट द आइडिया ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जैसा कि मैंने कहा कि फंडामेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर आर्टिकल 23 में फंडामेंटल राइट भी एक मज़दूरों के लिए दिया हुआ है। उसके अलावा DPSPs की अगर हम बात करें, DPSPs यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वहाँ पर भी मज़दूरों को लेकर और श्रमिकों को लेकर काफ़ी राज्यों को ये निर्देशित किया गया है कि इन्हीं तत्वों के आधार पर वो अपनी राज्य की पॉलिसीज़ बनाएं। तो उसके अगेंस्ट भी है, अगर सरकारें इन लॉज को ख़त्म कर देती हैं, इन कानूनों को समाप्त कर देती हैं, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो एक इच्छा थी कि एक फ्री एंड लिबरल एंड सोशलिस्ट एनवायरनमेंट मिले श्रमिकों को, उसके भी अगेंस्ट है। इसके अलावा दीज आर नॉट रिफॉर्म्स बट अथॉरिटेरियनिज्म, कि ये सरकार का अथॉरिटेरियनिज्म है, ना कि रिफॉर्म्स हैं। सरकार अपनी मन मर्जी से काम कर रही है, सुधार नहीं कर रही है। ये प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट्स को, बिजनेसमैन को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने ये स्टेप्स उठाए हैं। जबकि अगर हम आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर की बात करें कि इसके पक्ष में क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं, ये आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादा लगते हैं। क्या आर्ग्यूमेंट्स है देखते हैं। सबसे पहला है कि इट विल रिवाइव द इकोनॉमी सिंस वी आर फेसिंग अ वेरी लीथल पैंडेमिक विच इज़ कोविड-19, और उसके चलते सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ठप पड़ी हुई हैं, किसी के पास कोई, श्रमिकों के पास कोई काम नहीं है। इसलिए अगर इन कानूनों को अगर हटा दिया जाता है तो प्राइवेट फर्म्स वो कुछ नया इन्वेस्टमेंट करेंगे, ताकि इन कानूनों की वजह से जो अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा था वो आना स्टार्ट हो जाएगा और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगी। उसके अलावा ये अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि अगर बाहर से कोई कंपनियाँ आती हैं, वो यहाँ पे आकर देखती हैं कि यहाँ पे कोई स्ट्रिक्ट लेबर लॉज नहीं है, तो वो इन्वेस्ट करना चाहेंगी ताकि इनका प्रोडक्शन बढ़े और वो ज़्यादा काम करवा सकें। तीसरा है कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ विल फ्लरिश एंड दैट विल गिव वर्कर्स मोर चॉइस, फ्रीडम एंड बेनिफिट्स। जैसे मैंने कहा कि अगर प्राइवेट फर्म्स फ्लरिश होती हैं, उनका बिजनेस बढ़ता है, तो इवन खुद वर्कर्स के पास ये चॉइस होगी कि वो अपनी मर्ज़ी के अनुसार जहाँ उसको सूटेबल लगे वहाँ पे वो काम कर सकता है। इसके अलावा इट विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर माइग्रेंट वर्कर्स हु आर रिटर्निंग होम। अब जैसे मान लीजिए कि हम देख रहे हैं कि अलग अलग स्टेट से लोग वापस अपने घरों में जो है होम स्टेट्स में आ रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र से कई लोग, यूपी और बिहार के जो वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं, वो वापस अपने स्टेट्स में आ रहे हैं। अब अगर इन स्टेट्स के पास अगर जॉब नहीं होगा, और सिंस हमें पता है कि कोविड-19 में लॉकडाउन खुलना अभी काफ़ी मुश्किल है, अगर हम मान के भी चलें तो 3-4 महीने तक नॉर्मल होने में टाइम लग जाएगा, तब तक ये लेबरर्स क्या करेंगे। इसलिए अगर उन स्टेट्स, जो ये स्टेट्स हैं जैसे यूपी, बिहार, एमपी, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, अगर वो उन वर्कर्स को काम नहीं देंगे तो दे विल बी लेफ्ट विथ नथिंग, उनके पास कुछ काम नहीं होगा।
और अगर ये लेबर लॉज हटा दिए जाते हैं और कुछ प्राइवेट फर्म्स या इंडस्ट्रीज़ अगर काम करना स्टार्ट कर देती हैं, तो दीज लेबरर्स विल हैव समथिंग, एंड वी एज वी ऑल नो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अगर वो भूखे मर रहे हैं उससे बेटर है कि अगर उन्हें कम पैसे भी मिल रहे हैं तो भी देश और उन दोनों के लिए वो एक बेटर ऑप्शन है। तो इसलिए उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और वो अपने ही होम स्टेट में एक अच्छी ज़िंदगी भी जी सकते हैं इस कोविड-19 की आउटब्रेक में, इस पैंडेमिक में भी। और जो लास्ट स्टेप है कि क्या इसके फेवर में क्यों दिया, इसके फेवर में जो दिया जा रहा है वो ये है कि इट विल हेल्प इंडिया टू टेक एडवांटेज ऑफ डिसरप्शन ऑफ करंट ग्लोबल सप्लाई चेन। कि भी जो विश्व में जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसमें जो डिसरप्शन आ रखा है कि सब लोग चाइना से दूर जाना चाह रहे हैं, जापानीज़ कंपनियां और अमेरिकन कंपनीज भी चाइना से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उस कंडीशन का फ़ायदा उठाने के लिए, उसको यूटिलाइज़ करने के लिए अभी भारत के पास एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और भारत अगर कुछ ऐसे स्टेप्स लेता है जो कुछ समय के लिए हार्ड लग सकते हैं बट इन अ लॉन्ग रन दे विल बी बेनिफिशियल फॉर द इकोनॉमी अल्टीमेटली, तो वो स्टेप्स लेने चाहिए और गवर्नमेंट वही स्टेप्स ले रही है। सो दिस वॉज रिगार्डिंग द लेबर लॉज and why is it in news. So if you like this video, please do watch it and share it with among your friends, and subscribe to this channel for more such topics related to current affairs. And I'll be making other videos as well regarding RPSC and our Rajasthan Administrative Services, and I'll be sharing my strategy as well, how to go for this exam and how to make enough use of this channel and your resources. Thank you for watching. Have a good day.